Biotechnology Principles and Processes Part 7 Processes of Recombinant DNA Technology Obtaining the Foreign Gene Product। ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसको कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और मार्कर चूज कर लिया। ठीक है, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। जैसा कि हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था वैसा ही प्रोसेस में भी होने वाला है। भाई कैसे इंसर्ट करेंगे, तो या तो जीन गन मेथड का यूज करेंगे या माइक्रो इंजेक्शन मेथड का यूज करेंगे या फिर हीट शॉक मेथड का यूज करेंगे, जैसा कि प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, सब बढ़िया है एकदम, है ना। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लिगेंड डीएनए, सॉरी द लाइगेटेड डीएनए, नॉट लिगेंड। लाइगेटेड का मतलब जो नया डीएनए बना है, ये एक पुराना डीएनए है, ये हमारा डिजायर्ड पार्ट ऑफ डीएनए है। इस डिजायर्ड पार्ट ऑफ डीएनए को हमने यहाँ पे जोड़ा, पहले एक पोर्शन को कट करके बाहर निकाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, और इस डिजायर्ड डीएनए को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो जब यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए पार्ट को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया तो इस तरह से ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी जो नया डीएनए है, इसी को हम कहते हैं लाइगेटेड डीएनए। क्या कहते हैं इसको? लाइगेटेड डीएनए। So we have to introduce this newer combination of the DNA, that is a recombinant DNA, that is also called ligated DNA, into the recipient cells. Recipient cells ऐसी सेल को कहते हैं जो रिसीव करती हैं डिजायर्ड लाइगेटेड डीएनए को। डीएनए जो नया डीएनए बना है, रिकॉम्बिनेंट बना है, नॉर्मली प्लाज्मिड के साथ हम बनाते हैं। तो जो भी हमारा नया डीएनए बना है उसको हम किसके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, किसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे? तो किसी नए सेल के अंदर। वो सेल बैक्टीरिया का हो सकता है, प्लांट का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है। तो रेसिपिएंट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, यानी उसके लायक बनाना पड़ता है, ऐसा बनाना पड़ता है जिससे कि आराम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें हम पुट कर सकें, अंदर डाल सकें। So recipient cells, after making them competent to receive, take up DNA present in its surroundings. So if a recombinant DNA bearing gene for resistance to antibiotic is transferred to E. coli cells, है ना, और इस तरह से बहुत आसान हो जाएगा ट्रांसफर करना। एंड द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स। और इस तरह से हमारे लिए फायदा हो जाएगा, हम ये पहचान पाएंगे इंट्रोड्यूस करने के बाद कि भाई हमने क्या किया, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर किया। नॉर्मल इकोलाई में बहुत सारे इकोलाई होंगे, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि वो जो नॉर्मल इकोलाई है उसको हम क्या करेंगे, उसको एम्पिसिलिन मीडियम में डाल देंगे, तो एम्पिसिलिन से वो किल हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा हमारा क्या बोलते हैं इकोलाई है, जिसमें कि हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी डाल दिया है, जब उसको हम एम्पिसिलिन मीडियम में डालेंगे तो वो जिंदा रहेगा, वो अलाइव रहेगा। जबकि जिसके अंदर हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं डाला है, जब उसको हम एम्पिसिलिन मीडियम में डालेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि किसके अंदर परिवर्तन आया है, चेंजेस आए हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और इस तरह से हमें यह भी पता चल जाएगा कि किस किस ई कोलाई के अंदर हमारे डिजायर्ड डीएनए जो हमने ट्रांसफर किया है वो पहुंच गया है। आसानी से हमें समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? जहां भी दिक्कत हो मुझे मैसेज करिए, मैं स्क्रीन पे देखता रहूंगा, आसानी से मुझे पता चल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो the transformed cells on agar plates containing ampicillin only transformants will grow। आपको पता ही है क्यों? क्योंकि उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमने इंसर्ट कर दिया है। तो
ऐसे मीडियम में जहां एम्पिसिलिन पहले से प्रेजेंट हो, अगर वहां पे इकोलाई हम डालेंगे तो वहां पे केवल ट्रांसफॉर्म हुआ सेल ही जिंदा रह पाएगा। अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स विल डाई। यही डिस्कशन हम लोगों ने किया है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज अ सेलेक्टेबल मार्कर। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर का काम कर रहा है, इससे हमें सेलेक्ट करने में इजी हो गया। भाई मार्कर या पेन का काम क्या है? काम को इजी बनाना। मार्क कर दो ताकि आसानी से दिख जाए दूर से, भाई ये क्या कर रहे हैं हम लोग, मार्किंग ही तो कर रहे हैं। तो मार्किंग कर रहे हैं तो दूर से दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो सेलेक्टेबल मार्कर का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि शुरू में ये दो बैक्टीरिया हैं, ठीक, दोनों ही नॉर्मल बैक्टीरिया हैं मान लीजिए। तो एक बैक्टीरिया में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, दूसरे वाले में हमने क्या किया कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का इंट्रोडक्शन करा दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब ये दोनों अगर एक ही ग्रोइंग मीडियम में है और इस ग्रोइंग मीडियम में एम्पिसिलिन ड्रग पड़ा हुआ है ना, इसको बोर्ड पे समझते हैं। से दिस इज बैक्टीरिया ए एंड दिस इज बैक्टीरिया बी, है ना। ये जो दो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया ए एंड बैक्टीरिया बी, ठीक है। ये जो दो बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं, ये दोनों ही बैक्टीरिया इकोलाई हैं। ये दोनों क्या हैं? इकोलाई बैक्टीरिया। बहुत आसानी से समझिए, बहुत सिंपल है। और एक ग्रोइंग मीडियम में पड़े हैं, यहाँ पे ग्रोथ होने के बहुत सारे चांसेस हैं। ओके, ये नॉर्मल कंडीशन है। सेकंड टाइम हमने क्या किया कि ए वाले को कोई छेड़खानी नहीं की, तो ये हो गया अनट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। बी वाले में हमने क्या किया कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाला पार्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, यानी एक हमारे पास छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट था जिसमें एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पार्ट भी था। इसका हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन करा दिया इसमें, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इंट्रोडक्शन करा दिया किसमें? बी वाले बैक्टीरियल सेल में। अब ये जो बी वाला बैक्टीरियल सेल है वो ए के साथ इसमें ग्रो कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, हाउ वी नो एग्जैक्टली कि ए वाले में कोई कैरेक्टर चेंज आया है या बी वाले में कोई कैरेक्टर चेंज आया है या नहीं आया है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एम्पिसिलिन ड्रग को क्या करेंगे बच्चों, एम्पिसिलिन ड्रग को, ओके, एम्पिसिलिन ड्रग को इस मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये समझ में आ रहा है? जब इस मीडियम में हम एम्पिसिलिन डालेंगे तो ए वाले की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए वाले की डेथ हो जाएगी और ये जोर से चिल्लाएगा, मार डाला, ठीक है, यानी ये बैक्टीरिया टपक गया एकदम खल्लास। जबकि बी वाला बचा रहेगा, है ना, और डांस इंडिया डांस करेगा। क्यों बचा रहेगा? क्योंकि इसके अंदर हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर किया है जो एम्पिसिलिन से इसको बचाता है। ओए बल्ले बल्ले, समझ में आया? ओके गुड। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया है कि सेलेक्टेबल मार्कर का काम कौन कर रहा था, है ना। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो हमने इंट्रोड्यूस किया उसने वो काम किया जिससे कि हम आसानी से बी वाले को सेपरेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स। अब फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स को हमने अंदर डाल दिया तो उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन भी तो करना है, तभी तो हमारे लिए फायदे की चीज है, वरना किस काम का है। सो व्हेन वी इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू द क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट टू द बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल, ब्ला 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 ब्ला, जहां मन करे वहां पे ट्रांसफर करिए। द एलियन डीएनए गेट मल्टीप्लाइड, यही तो हमको चाहिए। वो डीएनए जितना ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा उतने हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे और यही हमारी जरूरत है। इज इट क्लियर?
The ultimate aim is to produce a desirable protein. Hence, there is a need for recombinant DNA to be expressed. ठीक है, अगर आपको फॉरेन जीन का प्रोडक्ट चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, कि जो आपने फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया है, फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया है, उसका एक्सप्रेशन हो। एक्सप्रेशन का मतलब कि उससे एमआरएनए बने, उससे क्या बोलते हैं फिर डिजायर्ड जो भी प्रोडक्ट है वो बने, यानी उनका जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसकी रीडिंग अच्छे से हो। रीडिंग होगी तभी फंक्शन होगा। सो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी दैट recombinant DNA must be expressed in the medium where it will be transferred. The foreign gene get expressed under appropriate conditions. जैसे जैसे conditions अच्छी होंगी, appropriate होंगी, foreign gene जरूर express होगा. If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called recombinant protein. ठीक है ना? तो ऐसे प्रोटीन को क्या कहोगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहोगे। क्यों? क्योंकि वो किसी रिकॉम्बिनेशन वाले क्या बोलते हैं डीएनए से बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बन रहा है ना। ऐसे प्रोटीन को भी हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन्ड जीन्स ऑफ इंटरेस्ट may be grown on small scale in the laboratory. नॉर्मली हम प्राइमरी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। द कल्चर may be used for extracting the desired protein and then purifying by it. Different separation methods and techniques. अलग अलग टेक्निक का यूज करके इसको हम प्यूरिफाई भी करते हैं, अलग करते हैं, उसकी फिर फाइनल मास स्टडी की जाती है ना। तो ये लेबोरेटरी स्केल पे, बड़े स्केल पे बायो रिएक्टर्स का यूज करते हैं। द सेल्स कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। ये जो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम होते हैं ना, ये बायो रिएक्टर्स कहलाते हैं। wherein the used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from another side to maintain the cell in their physiological most active and या ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फेज में रखेंगे ज्यादा से ज्यादा। ऐसा क्यों एक्टिव रखा जाएगा? बिकॉज बहुत ज्यादा एक्टिव रखने से क्या होगा कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। ओके मिस्टर राणा प्रताप सिंह, इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्ज बायोमास लीडिंग टू अ हायर यील्ड ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन। ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो कम लागत आएगी, और यही तो हमको चाहिए। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा शुरू होने वाला है उसमें हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज होगा। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड अप्रेसिएबल क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। हमें हमेशा हायर क्वांटिटी के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि समाज की भलाई तभी हो सकती है। अगर हमें इंसुलिन बनाना होगा, जिसको मान लीजिए शुगर की प्रॉब्लम है तो इंसुलिन का इंजेक्शन है, तो थोड़ा सा 1 मिलीमीटर, 1 ml, 2 ml, 1 mg, 2 mg बना के क्या फायदा? हमें कई लीटर्स में चाहिए, या कई उसका जो वॉल्यूम है कई किलोग्राम में चाहिए, ताकि उसका हम यूज कर पाए। इज इट क्लियर? टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज द डेवलपमेंट ऑफ बायो रिएक्टर्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बायो रिएक्टर्स, है ना। वी हैव टू डेवलप द बायो रिएक्टर्स वेयर लार्ज वॉल्यूम्स, फॉर एग्जांपल 100 to 1000 liters of the culture can be processed and they are required for this purpose. कमर्शियल मेथड में बनाने के लिए, बड़े बड़े टैंक्स में बनाने के लिए। Thus bioreactors can be thought of a vessel in which raw materials are biologically converted into specific products, individual enzymes, एटसेट्रा यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल ह्यूमन सेल्स। यानी जो प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था जिसमें ई कोलाई किसके साथ जोड़ते थे हम? PBr322, याद आ रहा है ना? तो PBr322 क्या करता था? 15 टाइम कॉपीज बना देता था,
और फिर उससे हमें जो प्रोडक्ट मिलता था उसका हम यूज़ करते थे, छोटे से कल्चर प्लेट में मिलता था, छोटा सा, एकदम छोटा सा, है ना। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे हम पीसीआर टेक्निक का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पीसीआर टेक्निक का यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो, और फिर उसको बायोरिएक्टर्स में डालेंगे जिससे कि 100 से 1000 लीटर तक की वॉल्यूम हमें मिल पाए। नाउ व्हाट इज अ बायोरिएक्टर एंड हाउ इट वर्क। बहुत ही छोटा सा शॉर्ट नोट पढ़ते हैं क्योंकि ये शॉर्ट नोट आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई में आता है, यानी बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आता है। अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स by providing optimum growth conditions like temperature, pH value, substrate, salts, vitamins, ऑक्सीजन, जिसकी भी आवश्यकता है वो आपको बायोरिएक्टर से अच्छे से मिलेगा। दो तरह के होते हैं, एक तो स्टीरर टैंक वाला होता है और गोल भी हो सकते हैं। इसमें कई बार एयर वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। वैसे स्टीर्ड जो स्टीरर वाले होते हैं ना, स्टीर्ड टैंक जिनको कहा जाता है, ये गोल गोल घूमते हैं। मथनी आपने पढ़ा होगा, ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है, जैसे दूध से घी निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है, या दाल को कई बार ऐसे किया जाता है करने के लिए, है ना। मट्ठा बनाने के लिए, छाछ बनाने के लिए किया जाता है, उसको स्टीरर कहते हैं। तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा सा टैंक बनाया जाता है जिसमें पहले से इलेक्ट्रिकली कहते हैं फिटेड, ऑटोमेटिक मोटर फिटेड स्टीरर बना देते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन वगैरह या एयर की सप्लाई को हम निश्चित कर लेते हैं। अ स्टीर्ड टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट्स। और इस चीज को अभी आगे हम चलते फिरते एक फिगर से देख कर समझ जाएंगे। The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. बायोरिएक्टर जितना बड़ा हो उतनी दूर तक हम ऐसी फिटिंग करते हैं कि गोल गोल घूमता रहे और ये ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई मिलती रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा बन पाए। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर्स। इज इट क्लियर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत सारे तरीके हैं, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ये ऊपर से नीचे आप देख पा रहे हो बेटा, ये गोल गोल बीच में एक रॉड बना हुआ है, ठीक है। इस पे गोल गोल फैन लगे हुए हैं जिसके ऊपर फ्लैट ब्लेड्स लगे हुए हैं। फैन के ऊपर क्या लगा है, फ्लैट ब्लेड लगा है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या लगा बेटा, फ्लैट ब्लेड लगा है। अब ये राउंड राउंड घूमता रहता है, ठीक है। इसके राउंड राउंड घूमने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी होगी। जितना ज़्यादा अच्छे से घूमेगा उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, उतना ही कल्चर, आपका ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है इसमें खूब कल्चर का ब्रॉथ भरा हुआ है, उतना ही ज़्यादा कल्चर ग्रो करेगा और उतनी ही ज़्यादा आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगी। और एक तरफ से स्टेराइल एयर जाएगा, दूसरी तरफ से निकलेगा। इसी तरह से यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर भी होगा जो पीएच कंट्रोल को देखता रहेगा, ठीक। दूसरी तरफ इस तरह के भी सेटिंग्स हो सकते हैं जिसमें बबल्स और गैसेस लगातार कंटिन्यूली सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, जो अलग अलग डायरेक्शंस में घूमते हैं। और इस तरह से ऊपर एक बड़ा सा स्टीरर होता है जो कि गोल गोल ऐसे घूमता रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप की सेटिंग थी, यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप की सेटिंग है, बट ये दोनों ही बहुत ही अच्छे बायोरिएक्टर्स हैं जिसमें हमारा बायो प्रोडक्ट बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ और यूटिलाइज होता है। यहाँ एक चलता फिरता सा बायोरिएक्टर आप देख पा रहे हो, बायोरिएक्टर, ये एक चलता फिरता सा बायोरिएक्टर है। तो यहाँ कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये अच्छे से समझ में आ रहा है। आप देख पा रहे हो ये राउंड बेस के साथ है, फ्लैट बेस के साथ नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे खूब ढेर सारा सेटिंग्स कर दिया गया है। अंदर ये देखिए एयर प्रोवाइड करने के लिए ये सी हॉर्स शू शेप्ड में स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर पाइप से जुड़ा हुआ है ऐसे, लाइक दिस, है ना। और ये जो गोल गोल प्लेट आपको दिख रही है, ये गोल गोल घूम रही है, स्टीरर, इसको बोलते हैं स्टीरर की तरह घूमना। तो ये स्टीरर की तरह गोल गोल घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे। ओके मिस्टर राणा प्रताप सिंह, डू यू अंडरस्टैंड? यस, लाइक दिस, वेरी गुड, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ये ऐसे ही काम करता है और फिर हमें फॉरेन जीन प्रोडक्ट मिलते हैं।
देन इसकी हमें डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि प्योर करना जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है और फिर उसको पैकेजिंग करना और मार्केट में सेल करना। सो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग refers to a recovery and a purification of biosynthetic products, particularly pharmaceuticals, from natural source such as animal plant tissues or fermentation broth, including the recycling of salvageable components and the proper treatment and disposal of the waste. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वो सारे स्टेप इंक्लूड करता है जिसमें कि फॉरेन जीन प्रोडक्ट मिलने से लेकर के और उसका एग्जैक्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने तक, उसका जो बचा हुआ बाई प्रोडक्ट है उसको डिस्कार्ड करने तक की सारी प्रोसेस को, यानी डिस्पोजल ऑफ वेस्ट तक की सारी प्रोसेस को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का नाम दिया जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, the product has to be subjected through a series of processes before it is ready to marketing as finished products. जब तक मार्केट में इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट हम तब तक लॉन्च नहीं करेंगे जब तक कि इसकी बहुत अच्छे से हम साफ सफाई और वगैरह चेकिंग वगैरह नहीं कर लेते हैं। बहुत बढ़िया से इसकी पैकेजिंग करेंगे, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह सब चेक कर लेंगे, फाइनली तब इसका हम एक पैकेट बनाएंगे। जैसे कुरकुरे होते हैं, लेज होते हैं और क्या बोलते हैं माजा होता है। आखिर इन सबको मार्केट में बेचते कैसे हैं? पहले हम आलू को छीलते हैं, फिर आलू को भूंजते हैं, फिर उसमें नमक डालते हैं, फिर उसको चेक करते हैं। ऐसे नहीं कि पैकेट किया और बेच दिया बाहर, नहीं, फिर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेक करते हैं कि क्या ये खाने से बच्चों के दांत में कीटाणु तो नहीं आ जाएंगे, सिर में दर्द तो नहीं होगा, कोई मोटा तो नहीं हो जाएगा, कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। ये सब कुछ हम चेक करते हैं। जब हम 100% श्योर हो जाते हैं कि ये बच्चों के या जो भी खाएंगे उनके खाने के लिए बहुत अच्छा है, तब हम उसको पैकेट करते हैं, उस पर एक डेट लिखते हैं कि इसको हमने कब बनाया था और ये कब खराब हो जाएगा, कब से कब तक खाना चाहिए। इज इट क्लियर? इसी को कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, द प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन which are collectively referred to as downstream processing. The product has to be formulated with suitable preservatives. एक अच्छा प्रिजर्वेटिव, आप जो भी खाने पीने की चीज लीजिए, चाहे वो चॉकलेट ही क्यों ना हो, उस पर नीचे पीछे छोटे 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 लिखा रहता है प्रिजर्वेटिव कौन सा ऐड किया है। तो प्रिजर्वेटिव का नंबरिंग होता है 331, 332, 335, इस तरह से नंबर्स होते हैं। तो हर एक खाने पीने की चीज में प्रिजर्वेटिव हम ऐड करते हैं। इसी तरह से अगर हमारा प्रोडक्ट कोई फार्मास्यूटिकल है तो उसमें भी प्रिजर्वेटिव देते हैं, इसीलिए कोई ना कोई एक्सपायरी डेट हम देते हैं कि इतने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि प्रिजर्वेटिव उसके बाद काम नहीं कर पाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? जब तक प्रिजर्वेटिव की क्षमता है तब तक वो उसको प्रिजर्व करेगा, लेकिन जिस दिन उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी लॉस्ट हो गई है, इसके बाद वो काम नहीं कर पाएगा। और काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? काम नहीं कर पाएगा तो वो फिर अच्छा नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक्सपायर हो गया। दवाई क्या हो गई? एक्सपायर हो गई है। ओके, सच फॉर्मुलेशंस हैज टू अंडरगो थोरो क्लिनिकल ट्रायल्स इन केस ऑफ ड्रग्स। LD50 वगैरह हम करते हैं ना, LD50 टेस्ट तो मेडिकल्स वालों ने खूब सुने होंगे। LD50 टेस्ट, फिर उसके बाद माइस मॉडल, मंकी मॉडल, ह्यूमन मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको बहुत जल्दी लाना होता है तो सीधा ह्यूमन ट्रायल हो जाता है ना? तो क्लिनिकल ट्रायल्स करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग for each product is also required. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको प्रोडक्ट चाहिए। So this is all about this chapter. आप देखिए किस तरह से लैब में हम लोग वर्क करते हैं और इससे फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं। ये एक तरह का बायोरिएक्टर सेटअप है जिससे कि हम प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं, और जब ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है बच्चों, फिर इसको हम फाइनली
कॉमर्शियल मार्केट प्लेस में लाते हैं, कॉमर्शियल फॉर्म में लाते हैं, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो पाए। शुरू में लैब में हम लोग ऐसे काम करते हैं, छोटे छोटे बायोरिएक्टर्स हम लोगों ने लगाए हैं 5 to 10 लीटर्स के, जिससे कि थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स निकलते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं माइस मॉडल अलग अलग तरीके से, और फिर उसको फाइनली बड़े फॉर्म में मार्केट में हम प्रोड्यूस करने के लिए सेंड कर देते हैं। ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यूज़ करते हुए। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। मस्त होके पढ़िए, जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम।